जंगल में कार्मेन नामक एक महिला खून से लथपथ अवस्था में अपनी कलाइयों पर बंधी झिपटाई को काटने की कोशिश कर रही है। कभी कभी उसका व्यवहार अलग हो जाता है और मर्डर मेकर जैसे शब्द दोहराती है, जबकि एक काला कुत्ता उसे दूर से देखता रहता है। जब आखिरकार झिपटाई टूट जाती है तो वह गुर्राहन की आवाज सुनती है और भाग जाती है। पास के एक खेत में मैगी और उसका बेटा आर्लो एक कीट को चाय के कप में पकड़ते हैं और मैगी कहती है कि अब उनके पास एक कप में तूफान है। किचन में मैगी की सास एलन रेडियो में एक अजीब सी चुभने वाली आवाज सुनती है। फिर मैगी चाय का कप बाहर ले जाती है, जहां उसका पति जेम्स बताता है कि बकरियां किसी चीज से डर गई हैं। वह यह भी कहता है कि उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि उनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैगी का कहना है कि वह अभी तैयार नहीं है। कीट को आर्लो की खिड़की के बाहर छोड़ने के बाद मैगी अस्तबल की ओर जाती है, जहां सभी घोड़े घबरा रहे हैं। इस बीच आर्लो एक बकरी को जंगल में भागते हुए देखता है और उसके पीछे चला जाता है, जबकि कार्मेन पेड़ों के पीछे से उसे देखती है। शाम को मैगी आर्लो की तलाश में जाती है और उसे नहीं ढूंढ पाती है। किसी ने उसे नहीं देखा है, लेकिन वे मानते हैं कि वह छिपा हुआ है, जो वह अक्सर करता है। उसी समय उनके पड़ोसी रूबेन और उनका परिवार अपने घोड़े के साथ आता है, जो बहुत घबरा रहा था और इस प्रक्रिया में उसके सिर में चोट लग गई है। चूंकि मैगी एक पशु चिकित्सक है, इसलिए वह घोड़े को रूबेन के साथ अपने क्लिनिक ले जाने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि अन्य आर्लो की तलाश में रुक जाते हैं। एलने ने रेडियो में फिर से अजीब आवाज सुनी। तभी रुबने के बेटे निकोलस बताया कि उसने भी ऐसी आवाज पहले सुनी थी। आर्लो की बहन मैरिल ने देखा कि एक बकरी गायब है और रूबेन की पत्नी वेलेरिया ने बताया कि एक अन्य पड़ोसी का कुत्ता भी गायब था। क्लिनिक में मैगी को घोड़े के शरीर में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ मिला, लेकिन शुक्र है कि यह किसी नेस को नहीं काट पाया। जंगल में आर्लो अभी भी बकरी का पीछा कर रहा है, जब अचानक कार्मेन उसके पीछे अंग्रेजी और स्पेनिश में अजीब शब्द बोलते हुए दिखाई देती है। जल्द ही परिवार के लोग आर्लो की तलाश करने जंगल में प्रवेश करते हैं। मेरिल और निकोलस एक शोर सुनते हैं और पेड़ों के बीच एक छाया देखते हैं। पास में ही जेम्स और वेलेरिया भी खोज रहे हैं और अपने पुराने संबंध पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में मैगी को पता नहीं है। उन्हें बच्चों द्वारा बाधित किया जाता है, जिन्होंने लापता कुत्ते और बकरी को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वृक्षों से भयानक आवाज आती है और वह किसी जानवर को भागते हुए देखते हैं। जेम्स सभी को घर वापस जाने के लिए कहता है। जंगल में कहीं और आर्लो बेहोश है और उसके शरीर पर अजीब निशान है। जब वह उठता है तो वह कार्मेन को अपने चेहरे पर दहाड़ते हुए पाता है। उसकी आंखों में एक इंद्रधनुषी रोशनी दिखाई देती है और आर्लो की आंखें उसकी नकल करती हैं। परिवार घर लौटता है। तभी डोनाल्ड और उसकी पत्नी क्लेयर अपने कुत्ते को लेने आते हैं। डोनाल्ड बताता है कि जंगल में जानवर कोयोट नहीं, बल्कि एक बड़ा कुत्ता था, शायद पागल। वह अपनी बंदूक भी निकालता है, यह घोषणा करते हुए कि वह जानवर का शिकार करना चाहता है। जेम्स इस विचार को अस्वीकार करता है, लेकिन जब आर्लो आखिरकार वापस आता है तो उनकी बहस बाधित होती है। अब आर्लो भी कार्मेन की तरह वही शब्द दोहराता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। जंगल में अब कार्मेन मदद की भीख मांग रही है। हालांकि जानवर उसे ढूंढ लेता है और उसे मार डालता है। शहर में गैस मास्क पहने एक व्यक्ति सड़क पर नीले रंग की एक लाइन स्प्रे करता है। दूसरी ओर घर में लाइट को टिमटिमाते हुए देखते हैं और कुत्ता जंगल में भौंकना बंद नहीं करता। वे आर्लो को अस्पताल ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है और उनके फोन में सिग्नल भी नहीं है। जब सभी घर में जाते हैं तो डोनाल्ड कहता है कि किसी ने आर्लो को चोट पहुंचाई है, इसलिए वह भागने से पहले उस व्यक्ति की तलाश करेगा। बाथरूम में आर्लो बेहतर महसूस कर रहा है और सामान्य रूप से बात कर रहा है। उसके घाव मामूली हैं और उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। अचानक वह कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है और मर्डर मेकर सहित अजीब शब्दों को दोहराना शुरू कर देता है। फिर वह भागने की कोशिश करता है और निकोलस से टकरा जाता है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है। मैगी आर्लो के पीछे जाती है और उसे तब तक पकड़ रखती है जब तक वह फिर से बेहोश नहीं हो जाता। इस बीच जेम्स और रूबेन दो घोड़ों की मदद से शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वे सड़क पर रोशनी वाली एक कार देखते हैं, वे उसकी ओर दौड़ते हैं और नकाबपोश आदमी से मिलते हैं, जो जमीन पर नीली रेखा की ओर इशारा करने से पहले उन्हें स्थिर करने के लिए एक इशारा करता है। फिर वह एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा है, लाइन पार न करें। जेम्स स्थिति को समझाने और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उन्हें दूर रखने के लिए बंदूक निकाल लेता है। वह बोर्ड पर एक नया चित्र बनाता है, जिससे पता चलता है कि नीली रेखा क्षेत्र को घेरने वाला एक चक्र है। जब जेम्स फिर से उसके पास जाने की कोशिश करता है तो आदमी वार्निंग के तौर पर गोली चलाता है। घर में आर्लो अचानक अजीब शब्दों को दोहराते हुए मैगी पर हमला करने के लिए
कैंची पकड़ता आर्लो ने माना कि वह डरा हुआ है, इसलिए मैगी उसके लिए एक सांत्वना गीत गाती है। वह मैगी को बताता है कि उसके दिमाग में बैठा आदमी उन्हें छिपने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह आ रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करे देगा। जंगल में डोनाल्ड ढूंढता रहता है, तभी वह अचानक किसी चीज से ठोकर खाता है जो कारमेन की बॉडी होती है। वह इस प्रक्रिया में अपनी बंदूक गिरा देता है और जब वह उसे खोजने के लिए मुड़ता है तो वह बड़े काले कुत्ते को उस पर गुर्राते हुए पाता है। डोनाल्ड धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन कुत्ता फिर भी उसका पीछा करता है। वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां उसके दोस्त और नकाबपोश आदमी खड़ा हैं और डोनाल्ड बचने के लिए लाइन के पार जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गिर जाता है और कुत्ता उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। लड़ाई शुरू होती है और डोनाल्ड कुत्ते को लाइन के पार फेंकने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग हैरानी के साथ देखते हैं कि कैसे कुत्ते की हड्डियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है और अंत में उसकी खौफनाक मौत हो जाती है। नकाबपोश आदमी अपना बोर्ड फिर से दिखाता है और उन्हें याद दिलाता है कि लाइन पार न करें। जेम्स स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन नकाबपोश आदमी केवल किसी पर भरोसा मत करो लिखता है और अपनी कार में चला जाता है। घर पर क्लेयर घोषणा करती है कि वह अपने कुत्ते के साथ घर जा रही है, क्योंकि उसके पास एक लैंडलाइन फोन है जो काम करना चाहिए। पुरुष वापस आ रहे हैं और उसे बाहर आते हुए देखते हैं, इसलिए वे उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही कुत्ता डर के मारे लाइन से दूर भागता है, क्लेयर लाइन पार करती है और उसकी हड्डियां टूटकर बाहर आ जाती हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। डोनाल्ड अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसके हाथ की चमड़ी जलन लगती है, इसलिए दूसरे लोगों को उसे वापस खींचना पड़ता है। डोनाल्ड सुबह तक अपनी वाइफ की बॉडी को देख रहा है। इधर मैगी जेम्स के साथ घटना के बारे में चर्चा करती है। वह अपने पड़ोसियों नवारोस की जांच करने के लिए जंगल पार करना चाहता है और मैगी उसे रूबेन को ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। इससे मैगी यह खुलासा करती है कि वह जेम्स के वेलेरिया के साथ संबंध के बारे में जानती है, जिसे रूबेन भी सुन लेता है। जेम्स स्वीकार करता है कि यह सच है, लेकिन जोर देकर कहता है कि संबंध खत्म हो चुका है और वह मैगी से प्यार करता है। वह माफी भी मांगता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बाद में रूबेन किसी को नहीं बताता कि वह सारी बातें जानता है और यात्रा के लिए जेम्स के साथ शामिल होने से पहले मैगी को एक बंदूक देता है। वे अपने घोड़ों पर निकल पड़ते हैं और सवारी के कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें एक सांप मिलता है जो रेखा को पार कर गया था और एक भयानक मौत मर गया था। इस बीच एलन और वेलेरिया क्लेयर के शरीर को कंबल से ढक देते हैं, जबकि मैगी डोनाल्ड को घर के अंदर ले जाती है और उसका जानवरों की दवाई से उपचार करती है। ऊपर के कमरों में मेरिल और निकोलस ने आर्लो एक शब्दकोश से शब्द सीखते हुए पाया। निकोलस आर्लो से पूछता है कि वह कौन है और अर्लो जवाब देता है कि वह हार्बिंगर है, जबकि असली अर्लो सो रहा है और आराम कर रहा है। हार्बिंगर कहता है कि वे फंस गए हैं और मेरिल का हाथ पकड़ लेता है और जोर देकर कहता है कि उन्हें छिपना चाहिए या मरना चाहिए। संघर्ष में मेरिल गिर जाती है और गिलास से पानी गिरा देती है, जो एक इंद्रधनुष के चित्र पर गिर जाता है। रंगों को फैला हुआ देखकर हार्बिंगर को एक विचार आता है और वह कहता है कि वे वास्तव में फंसे नहीं हैं। वह मेरिल को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देती। इसलिए आर्लो उसे यह बताने के लिए जगाता है कि उसे हार्बिंगर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हत्यारा आ रहा है। आर्लो के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद मेरिल और निकोलस जंगल में उसके पीछे जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। लड़का फिर से हार्बिंजर बन जाता है और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां जमीन जली हुई दिखती है और जानवर मरे हुए पड़े हैं। वह कहता है, यह मेरा है, और आसमान की ओर इशारा करते हुए दावा करता है कि वह वहीं से आया है। एक चट्टान पर कुछ इंद्रधनुषी रंग का तरल पदार्थ है और हार्बिंजर इसे एक जार में इकट्ठा करता है। वह समझाता है कि यह जहर है, लेकिन वह फिर भी चाहता है कि वे इसे पी लें। अगर वे थोड़ा पीते हैं तो वे लाइन पार कर पाएंगे, अगर वे बहुत पीते हैं तो वे मर जाएंगे, और अगर वे नहीं पीते हैं तो हत्यारा उन्हें मार देगा। मेरिल घोषणा करती है कि वे घर जा रहे हैं और वापस आते समय निकोलस स्वीकार करता है कि वह उसे दूसरी कक्षा से पसंद करता है। अजीब महसूस करते हुए मेरिल हार्बिंजर से आर्लो को बाहर लाने के लिए कहकर बात बदल देती है। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है तो वे भागने लगते हैं। घर के बाहर एलन और वेलेरिया बातें कर रहे होते हैं और एलन बताती है कि वह इस संबंध के बारे में जानती है, इसलिए वेलेरिया स्वीकार करती है
कि वह रूबेन के साथ किसान के जीवन से असंतुष्ट है। उस समय वे देखते हैं कि एक वैन पास में रुकती है और लेफ्टिनेंट ऑल्सन बाहर आता है। महिलाओं की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह सीमा पार करता है और कहता है कि यह आसान हिस्सा है, लेकिन इसे छोड़ना समस्या है। रूबेन और जेम्स वापस नवारोस के घर पहुंचते हैं और इलाके की तलाशी लेने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। रूबेन कुत्तों को साइलो के दरवाजे को घूरते हुए देखता है और उस दरवाजे में जाने से पहले उन्हें डराता है। जेम्स पड़ोसियों की लाशें और पानी से भरा एक टैप पाता है। इससे पहले कि वह घर में प्रवेश करे, वहां उसे एक और लाश मिलती है। अचानक उसे बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम रखता है, कोई उसे नीचे खींच लेता है। उसी समय मैगी जंगल में उसे शव की तलाश में जाती है जिसे डोनाल्ड ने देखा था और उस महिला को कार्मेन नवारो के रूप में पहचानती है। घर पर ओल्सन एलेन और वेलेरिया से कहता है कि वह जानता है कि क्या हो रहा है और वह मदद करने के लिए यहाँ है। उसी समय मैगी आती है और उन्हें बताती है कि उसने क्या देखा, तो ओनल्सन बताता है कि उसका काम कार्मेन को ढूंढना और अलग करना था। वह पूछता है कि क्या कोई उसके जीवित रहते हुए कार्मेन के संपर्क में आया है, और जब वह आर्लो के बारे में सुनता है तो वह उससे मिलना चाहता है। जब मैगी उसे ऊपर ले जाती है, ओनल्सन बताता है कि वह एक पुलिसकर्मी है और वह पुलिस, आर्मी और नौसैनिकों से बनी एक बड़ी टास्क फोर्स का हिस्सा है। वे सभी जानते हैं कि किसी प्रकार का कंपन रेखा के बाहर है जिससे जानवर और मनुष्य जैसे जटिल जीव बच नहीं सकते। वह उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने देखा कि कार्मेन की कलाइयों पर बंधन के निशान थे। इसीलिए ओल्सन स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला था और कहता है कि उनके बचने का एकमात्र तरीका उसे उसके बेटे के पास ले जाना है। तो मैगी उसे मना कर देती है, जिसे पर ओल्सन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी जल्दी से उसे अपनी बंदूक से मार गिराती है। इसके बाद महिलाओं ने ओल्सन को खम्भ से बांध दिया। मैगी ने उसकी चीजों की जांच की और झिपटाई पाई, इसलिए उसे यकीन है कि वह अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल रहा है। जब वे झूठों पर चर्चा करते हैं, वेलेरिया को एहसास होता है कि मैगी को संबंध के बारे में पता है और वह कसम खाती है कि यह खत्म हो गया है। उस समय ओल्सन जाग जाता है और आर्लो के लिए पूछता है और कहता है कि उनके पास समय कम होता जा रहा। वेलेरिया बच्चों को ढूंढने जाना चाहती है, इसलिए वह एलन को बंदूक के साथ ओल्सन की रखवाली करने के लिए छोड़ देती है। इस बीच मैगी अपने क्लिनिक में भागती है और उसे घबराहट के कारण उसे द्वारा पड़ता है, इसलिए डोनाल्ड उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे शांत करने में मदद करता है। जंगल में बच्चों को एक अलग नकाबपोश आदमी मिलता है जो एक साइन पकड़े हुए है जो उन्हें सीमा पार न करने के लिए कहता है। जब वह जार देखता है तो वह उन्हें इसे सौंपने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे मना कर देते हैं। फिर वह आदमी निकोलस से लड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद निकोलस उसे चाकू मार देता है, जबकि जार गिरकर टूट जाता है। मेरिल उस आदमी के घाव को ढंकने के लिए भागती है और उसका मुखौटा हटाती है, जिससे वह हार्बिंजर को पहचान लेता है जो पहले कारमैन में मौजूद था और अब आर्लो में है। आदमी कसम खाता है कि वह हार्बिंजर की हेल्प करने के लिए यहाँ है। दूसरी ओर खलियान में ओल्सन एलने को उसकी आंख पर ले खून को पोंछने के लिए मनाता है। जब वह करीब आती है तो वह अपना मुंह खोलता है और उस इकाई को एलन में स्थानांतरित कर देता है। अब प्रेत बाधित एलन ओल्सन को गोली मार देती है। फिर वह उसे मुक्त करता है और खुद ही माथे पर घाव बना लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि ओल्सन ने उस पर हमला किया था। उधर नवरोज के घर में कुत्ते फिर से साइलो के दरवाजे पर भौंक रहे हैं। अंदर रूबेन ने इंद्रधनुषी रोशनी से ढका एक पेड़ पाया है। पहले तो वह इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह हार मान लेता है और उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक मकड़ी उसके हाथ पर बैठती है और प्रकाश ने उसे तुरंत मार देता है। बाहर कुत्ते शांत हो गए हैं। तहखाने में जेम्स अपने हाथ बंधे हुए पाकर जागता है। पास में ट्रेविस धूम्रपान करने के लिए अपना मुखौटा उतारता जेम्स उसे आर्लो और लाइन के बारे में बताता है, लेकिन ट्रेविस समझाता है कि यह बताना असंभव है कि कौन असली इंसान है और कौन एलियन है, इसलिए वह अपनी कहानी बताता है। ट्रेविस एक बार में बारटेंडर के रूप में काम करता था, जहां मैकनाब शराब पी रहा था। नशे की हालत में मैकनाब अंतरिक्ष से आए कुछ आगंतुकों और एक अदृश्य मौत के जाल के बारे में बात करता रहा था। जब अन्य ग्राहक हंसे तो उसने अपनी कहानी साबित करने के लिए अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। चूंकि मैकनाब आक्रामक हो रहा था, इसलिए बॉस ने ट्रेविस को उसे घर छोड़ने के लिए कहा। यात्रा के दौरान मैकनाब ने ट्रेविस को बताया कि मौत के जाल में एक पावर का स्रोत था जो आपको अंदर खींचता था। आखिरकार ट्रेविस ने मैकनाब को घर छोड़ दिया और सिगरेट पीने के लिए बाहर रुका। फिर उसने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, इसलिए ट्रेविस जांच करने के लिए अंदर गया। उसने मेज पर कई सारे मुखौटे और मैकनाब को सोते हुए पाया। ट्रेविस ने दराज खोली और एक चाकू चुरा लिया, इससे पहले कि मैकनाब अपनी बंदूक उस पर तानने के लिए जागता।
उसने जल्दी से चाकू नीचे रख दिया और कहा कि वह बता सकता है कि ट्रेविस ने उस पर विश्वास किया है। तब से ट्रेविस ने इन आगंतुकों के बारे में अधिक जानने के लिए मैकनाब के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जो उल्कापिंडों में पृथ्वी पर आए और मानव शरीर धारण कर लिया। कुछ आगंतुक अच्छे थे, लेकिन अन्य बुरे थे। यदि कोई बुरा व्यक्ति पहले दिखाई देता तो कोई अच्छा व्यक्ति उसका पीछा करने आता। जल्द ही ओल्सन उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने ट्रेविस को बंदूक चलाना सिखाया। उसने उनकी तस्वीरों को टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि ट्रेविस अपने किसी दोस्त को मारना सीख सके अगर वे भूत प्रेत से ग्रसित हो जाएं। ओल्सन ने पुष्टि की कि वह एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। पुरुषों ने बताया कि गोली चलाने से आदमी की मौत हो जाएगी, लेकिन एलियन की नहीं। उन्हें संदेह था कि मैरी नाम की एक महिला पर किसी बुरे आगंतुक का साया है। उनके दो दोस्त 2 साल से उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था, जब तक कि 2 सप्ताह पहले वह वास्तव में सक्रिय नहीं हो गई। उसने एक बंदूक, जिप टाई और अन्य गियर खरीदे, जिसका शायद मतलब है कि वह एक अच्छे आगंतुक के आगमन के लिए तैयार हो रही है। उस रात ट्रेविस अभी भी पूरे आगंतुक सौदे के बारे में थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए मैकनाब ने उसे कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बेटी एक अच्छे आगंतुक के वश में थी। एक बुरे आगंतुक ने उसे उससे छीन लिया और उसे नीली लाइन पार करने के लिए मजबूर करने के लिए इंद्रधनुषी तरल लिक्विड पिलाया। जब मैकनाब ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो उसने रेखा पर अपने हाथ को चोटिल कर लिया। अंततः जाल गायब हो गया और आगंतुक भी गायब हो गए, जिससे उसकी बेटी का शव कूड़ेदान में रह गया। फिर मैकनाब ने ट्रेविस को इंद्रधनुषी तरल का एक नमूना दिया। हालांकि ओल्सन ने बताया कि वह मैरी नहीं थी, बल्कि एक पूर्व टीम सदस्य थी जिसे ट्रेविस ने प्रतिस्थापित किया था। कार के चले जाने के बाद मैरी अपनी वैन में आई और जंगल में एक काले कुत्ते को छोड़ दिया। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं और